हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का द मास्टर्स जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फाइनल पार्ट कवर करने वाले, दूसरा और फाइनल पार्ट, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस। जैसा कि प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कंटेंट कवर कर लिया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी डलवा दूंगा अगर आपने नहीं देखा हो तो। क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए जो हैवी नॉवेल है उनको, जैसा कि हमें पता है कि ये तो अपने आप में एक पुराण है यार, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस में भी बताया था कि 624-625 पेज का ये नॉवल है, और ये ओरिजिनली उसमें बताया गया विकिपीडिया पर, और बाकी जो मेरे पास नॉवल है उसमें तो 919 पेज का है नॉवल। तो अब इतना आप सब भी समझते हैं रिस्पेक्टिव टीचर की, इतना कवर कर पाना और फिर उस चीज़ को याद रख पाना, ये काफ़ी टिपिकल टास्क होता है। बट इसको चैप्टर वाइज समरी में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। बाकी स्टार्टिंग में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये कंटेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, क्विक रिवीजन टाइप हमने काफ़ी चीज़ें करी थी, कैरेक्टर डिस्कशन कर लिया था, और साथ में इसका पार्ट 1 जो है हमने अच्छे से कवर किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आई एम बॉर्न हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जर्व, ठीक है, आई ऑब्जर्व, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होता है अवलोकन किया, ठीक है। तो मैं जैसा कि आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर से कहना चाहता हूँ कि हम इसकी समरी कवर कर रहे हैं सो दैट कि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि इस पूरे नॉवल के अंदर है क्या, ठीक है। सो डेविड कॉपरफील्ड अपने शैशव के दिनों की याद करता है। उसकी माता नवयौवन तथा सुंदर बालों वाली थी, यानी कि उनकी मम्मी काफ़ी सुंदर थी। नौकरानी पैगोटी के बारे में बताया गया है। नौकरानी पैगोटी लाल गालों और काली आंखों वाली थी, लेकिन उसका जो बदन था वो बेडोल था, यानी कि फिजिकल फिटनेस जो है उनकी ठीक नहीं थी। डेविड को अपने घर के कमरों, दरवाजों आदि तथा निकट के गिरजाघर भी याद है। वह अपनी माँ के साथ बैठक के कमरे में खेला करता था। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा सकते हैं रिस्पेक्टिव टीचर, हाल दो यहाँ पे इतने बनेंगे नहीं, इतने डीप क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। हैवी नॉवेल्स में से कभी भी ज़्यादा डीप नहीं पूछते। हाँ, कोई क्रिटिकल कमेंट अगर पूछ लिया, या फिर जो कुछ ज़्यादा हैवी इन्वर्टेड कॉमा वाले जो कॉन्वर्सेशन होते हैं वो शायद पूछ ली जाए तो, लेकिन जनरली हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है। सो वह अपनी माँ के साथ बैठक के कमरे में खेला करता था। एक रात को डेविड और पैगोटी कमरे में बैठे आग ताप रहे थे। उसकी माँ एक पड़ोसी के घर शाम बिताने गई हुई थी। डेविड पैगोटी को मगरमच्छों के बारे में पढ़कर सुना रहा था। वह उन्हें किसी प्रकार की सब्जी समझती थी। तभी क्लारा कॉपरफील्ड वहां मर्डस्टोन नामक व्यक्ति के साथ में आई। डेविड को वह अच्छा नहीं लगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मर्डस्टोन से उसने शादी कर ली थी उनकी मम्मी ने। उसने डेविड का सिर थपथपाया। जब उसने उसकी माँ का हाथ पकड़ा तो डेविड को ईर्ष्या हुई, यानी कि उसको पसंद नहीं आया। नाउ कुछ देर बाद डेविड सो गया। रात के बीच में जागने पर उसने माँ और पैगोटी को रोते हुए पाया। पैगोटी को मर्डस्टोन का उसकी माँ के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं लगा था, परंतु माँ पैगोटी द्वारा उसकी आलोचना पर रोष प्रकट किया। सभी रोने लगे और दुखी होकर सो गए। धीरे धीरे डेविड मर्डस्टोन को देखने का आदी हो गया, किंतु अब भी वह उसे पसंद नहीं आया। एक दिन सवेरे वह डेविड को घोड़े पर बिठाकर लोवेस्टॉफ्ट ले गया। वहां वे एक होटल में गए जहां दो व्यक्ति सिगार पी रहे थे। उन्होंने डेविड के लिए कहा कि वह मनमोहक मिसेज कॉपरफील्ड की संतान है। बाद में डेविड ने माँ से उन आदमियों की कॉन्वर्सेशन के बारे में कहा तो वो प्रसन्न जान पड़ी। एक दिन पैगोटी ने डेविड से पूछा कि क्या वह उसके साथ यारमाउथ में उसके भाई के यहाँ एक पखवाड़े के लिए जाना चाहेगा। डेविड इस प्रस्ताव पर बहुत खुश हुआ, लेकिन प्रस्थान के समय वह और उसकी माँ दोनों रो पड़े। और ये चैप्टर 2 की समरी जो है रिस्पेक्टेड टीचर यहाँ से खत्म होती है। तो यहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि यारमाउथ शहर में वो उसके भाई के घर पे गए, और आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड चैप्टर है बेसिकली इसका, आई हैव चेंज। यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। पैगोटी का भतीजा यारमाउथ में सार्वजनिक हॉल पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह 6 फुट लंबा और तगड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बनावटी हंसी वाले लड़के जैसा और बाल घुंघराले थे, जिससे वह डरपोक लगता था। वह डेविड को अपनी पीठ पर बिठाकर गलियों में होता हुआ एक चौड़े पैंदे वाली पुरानी नाव पर ले गया, जो सूखी जमीन पर रखी हुई थी और जिसे मकान का रूप दे दिया गया था। मकान मछली की सूखी जमीन पर रखी हुई थी और जिसे मकान का रूप दे दिया गया। एक मिनट, हाँ, मकान मछली की सूखी जमीन पर रखी हुई थी और जिसे मकान का रूप दे दिया गया था। और ठीक है, मकान मछली की तीव्र गंध से भरा हुआ था। पैगोटी ने बताया कि उसका भाई मच्छी मार था।
एक एक चीज़ याद रखना, रिस्पेक्ट टीचर पूछे जा सकते हैं कि पैगोटी का भाई कहता मच्छी मार, ठीक है। उस मकान में उनका स्वागत सफ़ेद एप्रॉन पहनने एक विनम्र वृद्ध महिला और एक मनमोहक बालिका एमिली ने किया। ये एमिली काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, जिसके बारे में हमने कैरेक्टर डिस्कशन में पढ़ा भी था। रिस्पेक्ट टीचर ध्यान रखना है इसके बारे में। एंड भोजन के बाद में डॉन पैगोटी आ गया। डेविड को मालूम हुआ कि डॉन कुआरा था और वह वृद्धा मिसेज गमीज डॉन के साझेदार की विधवा थी। हेम और एमिली कजिन थे। उन अनाथों को उनके अंकल डॉन ने गोद ले लिया था। अगले दिन बड़े सवेरे डेविड नन्ही एमिली के साथ में समुद्र तट पर गया। बच्चों की तरह डेविड ने महसूस किया कि उसे एमिली से प्रेम हो गया और एमिली ने भी कहा कि वह उसे पसंद करती है। लेकिन बूढ़ी मिसेज गमिज चिड़चिड़े स्वभाव की थी। पैगोटी उसके व्यवहार के लिए सदा बहाने बनाया करता था और कहता था कि उसके पति की मृत्यु का कारण बेसिकली उसका स्वभाव, ठीक है, यानी कि उनकी पति की मृत्यु के कारण बेसिकली उनका स्वभाव ऐसा हो गया था। पखवाड़ा जल्दी ही बीत गया और नन्ही एमिली से विदा होते समय डेविड उदास हो गया। डेविड और पैगोटी जब ब्लंडर स्टोन से वापस आए तो उन्हें पता चला कि डेविड की मां ने मर्ड स्टोन से विवाह कर लिया था और एक नई नौकरानी रख ली थी। अब रिस्पेक्टेड टीचर, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से बनता है कि ध्यान रखना कि डेविड और पैगोटी जब ब्लंडर स्टोन से वापस आए तो वो कहाँ गए थे दोनों, ये ध्यान रखना, ब्लंडर स्टोन में, ठीक है। और ब्लंडर स्टोन में कौन था और कहाँ उसकी किससे मुलाकात हुई थी, यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक है। टीजीटी बीजीटी के प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिस्पेक्टेड टीचर फिर दोहराता हूँ अपनी बात को, ये ध्यान रखना। फिर एक्चुअल में क्या है ना, इस पूरे नॉवल के अंदर ये उसको भेजा ही इसीलिए गया था सो दैट कि वो मतलब शादी कर लें। एनीवे नाउ मर्ड स्टोन ने डेविड से हाथ मिलाया। ओके हाँ, डेविड और पैगोटी जब ब्लंडर स्टोन से वापस आए तो उन्हें पता चला कि डेविड की मां ने मर्ड स्टोन से शादी कर ली और एक नई नौकरानी रख ली थी। मर्ड स्टोन ने डेविड से हाथ मिलाया। डेविड मां का चुम्बन लेकर तुरंत ऊपर चढ़ गया। डेविड का शयन कक्ष भी बदल दिया गया था, जो सोने वाला उसका रूम था वो भी बदल दिया और नीचे एक बड़ा और गुस्सेल काला कुत्ता था। नाउ इसी के साथ हम चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की समरी पे। थर्ड चैप्टर की समरी यहाँ पर समाप्त होती है। हाँ, जस्ट लाइक फील कि यार एक कोई कथा सुना रहा हूँ मैं सत्यनारायण भगवान जी की। हाल तो वैसा नहीं है लेकिन फिर भी बस जय हो सत्यनारायण भगवान जी की, ठीक है। बस कहने का इंटेंशन कुछ डिफरेंट है, लेकिन वो है ना कि ऐसे फील नहीं आता सीरियसली बिना बोर्ड के सामने स्क्रीन पर आके। जब तक आप लोगों को पढ़ाई ना, लेकिन अभी वो है कि स्वास्थ्य वाला सीन चल रहा है, जब तक खड़ा रहना चक्कर से आने लग जाते हैं मुझे भी फिलहाल। डोंट वरी, जल्दी आएंगे मैदान में। और कल आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सीरियसली आपसे वादा करता हूँ कि अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस ग्रेड 2 मेंस के एग्जाम में, कल आपको पता चल जाएगा। सीरियसली कल बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चंस के ऑल ओवर पूरी ग्रामर, लिटरेचर, एनसीईआरटी टॉप 100+ क्वेश्चंस रिस्पेक्टेड टीचर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन इन द सेंस चैप्टर नंबर 4, आई फेल इनटू डिस्ग्रेस, यानी कि निरादर हुआ। सो अपने नए बेडरूम में डेविड रोते रोते सो गया। उसकी माँ और पैगोटी उसे बुलाने आए तो उसने अपने आंसू छुपाते हुए माँ को धक्का दे दिया। तभी मर्ड स्टोन वहां आया। उसने उन दोनों को नीचे जाने को कहा। तब उसने डेविड से कहा कि जब उसे किसी जिद्दी घोड़े या कुत्ते को ठीक करना होता है तो वह उसे तब तक पीटता है जब तक वह जानवर यह नहीं जान लेता कि उस पर विजय प्राप्त कर ली गई, यानी कि इनडायरेक्टली वो धमकाने का प्रयास कर रहा है। बड़ा सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो हाँ, जब तक उस पर विजय प्राप्त कर ली गई, उसने डेविड को हुक्म दिया कि मुंह धो लो और तब तक वे दोनों साथ नीचे चले गए, यानी कि खाना डिनर के लिए। नाउ मिस जेन मर्डस्टोन का आगमन डिनर के बाद होता है, यानी कि वो उनकी जो डेविड के सौतेले पिता हैं बेसिकली उनकी सिस्टर हैं। उसका चेहरा और आवाज उसके भाई जैसे ही थी। डेविड की ओर देखकर उसने कहा कि उसे लड़के पसंद नहीं थे। उसने फिर कहा कि डेविड को शिष्टाचार जानने की जरूरत है। जेन मर्डस्टोन डेविड की मां की मदद करने के लिए उनके घर स्थायी रूप से रहने आई थी, यानी कि अपनी बहन को भी बुला लिया भाई साहब, बहुत बढ़िया। नाउ उसने कुछ ही समय में घर का पूरा काम संभाल लिया। डेविड की मां को उसकी तानाशाही अच्छी नहीं लगी, लेकिन वे दोनों भाई बहन उस पर इतने नाराज हुए कि उसका दिल टूट गया। डेविड को जब अपनी मां पढ़ाती तो वह अपने पाठ अच्छी तरह याद कर लेता था, लेकिन अब मर्डस्टोन और उसकी बहन हमेशा यह देखने के लिए मौजूद रहते थे कि क्लारा उसके साथ सख्ती से पेश आए। इससे डेविड पूरी तरह घबरा जाता था और गलतियां करने से लगता था। तब मर्डस्टोन गुस्से में भरकर किताब डेविड के सिर पे मारता था या उसके कान को ऐंठ देता था।
अक्सर उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। एक दिन मर्डस्टोन ने कसकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे बेंत से पीटना शुरू किया तो उसने उसके हाथ को दांतों से काट लिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है रिस्पेक्टेड टीचर कि उसने क्या किया, पीटने के बाद में उसके हाथ काट लिया था। फिर तो डेविड की बुरी तरह पिटाई हुई और 5 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा गया। उसके बाद उसे बार्किस की गाड़ी में बिठाकर स्कूल भेज दिया। और इस तरीके से होती है हमारी चौथे चैप्टर की समरी समाप्त। 5th चैप्टर हमारा यहां से शुरू होता है, आई एम सेंट अवे फ्रॉम होम। आफ्टर डेविड हैड गॉन, चलिए एक सेकेंड, अच्छा डायरेक्ट हिंदी वाला कॉन्सेप्ट सुनाना है आप सभी को, ठीक है, जल्दी हो जाएगा आप सभी का काम। तो आई एम सेंट अवे फ्रॉम होम यानी कि घर से दूर भेज दिया गया। तो गाड़ी लगभग आधा मील पहुंची थी, तभी पैकॉटी झाड़ी में से निकलकर गाड़ी में चढ़ी और डेविड को बाहों में भरकर उसे ढांढस बताने लगी। उसने कुछ केक और 3 शिलिंग दिए। उसकी माँ ने भी उसके लिए 2 अर्ध क्राउन भेजे। डेविड जब यारमाउथ की सराय में पहुंचा तो वेटर ने भी उसके साथ खाना खाया और उसके हिस्से में थोड़ा सा ही आया। वेटर ने अपनी ऐसी व्यथा कथा सुनाई कि डेविड ने उसे अपनी 1 शिलिंग दे दी। तीसरे पहर 3 बजे घोड़ा गाड़ी लंदन के लिए रवाना हुई और अगले दिन सवेरे 8 बजे लंदन पहुंची। कुछ समय बाद मिस्टर मेल नामक एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति उसे लेने आया। वह डेविड के नए स्कूल का, जिसका नाम क्या है, सलेम हाउस। रिस्पेक्टेड टीचर, काफी प्रीमियम क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखना कि जहां पर वो गया था डेविड पढ़ने के लिए, जहां से यानी कि उसके पिता ने उसको जहां भेज दिया था, उस नए स्कूल का क्या था, सलेम हाउस नाम था, ठीक है। वह डेविड के नए स्कूल सलेम हाउस में शिक्षक था। वह उसे अपने घर ले गया जहां उसकी माँ ने डेविड के लिए नाश्ता बनाया। मेल और डेविड गाड़ी में बैठकर सलेम हाउस पहुंच गए। उन दिनों क्लास की छुट्टियां थी और डेविड के सिवाय कोई और लड़का वहां पर नहीं था। एक गंदे क्लासरूम में डेविड ने एक पोस्टर देखा जिस पर लिखा था, इसका ध्यान रखो, यह काटता है। मेल ने डेविड से कहा कि यह पोस्टर उसकी पीठ पर लगाया जाएगा। डेविड को वहां हर दिन कई काम करने पड़े। हालांकि मेल का व्यवहार उसके प्रति कभी कठोर नहीं रहा, फिर भी उसे डर था कि जब दूसरे लड़के और प्रधान अध्यापक मिस्टर क्रीकल आएंगे तब क्या होगा। और इसी के साथ होती है हमारी 5th चैप्टर की समरी समाप्त। 6th चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करते हैं, आई इनलार्ज माई सर्कल ऑफ एक्यूटेंसेस। इसमें आई मिसिंग है स्क्रीन पर रिस्पेक्टिव, तो आई उसको कवर करके चलेगा, यानी कि परिचितों का दायरा बढ़ गया। सो मिस्टर क्रीकल लगभग 1 महीने बाद आया। डेविड को उसके सामने पेश किया गया तो वह बोला, अच्छा तो यही वह छोटे महाशय हैं जिनके दांत रहते जाने हैं। यानी कि उसने कटाक्ष कर दिया जस्ट बिकॉज कि डेविड ने क्या किया था कि उसके पिता के हाथ पे काट लिया था। डेविड ने डरते हुए उससे पूछा कि क्या वह पोस्टर को अपनी पीठ से हटा सकता है। इस पर क्रीकल कुर्सी से उठकर झपटा और डेविड भयभीत होकर भाग गया। लड़कों में सबसे पहले टॉमी ट्रेडल्स आया। बाद में और लड़कों के आने पर टॉमी ने डेविड का बहुत अच्छी तरह से परिचय कराया। वरिष्ठ छात्र यानी कि जो सीनियर स्टूडेंट है, स्टीयरफोर्थ सुंदर और मेघावी था। क्रीकल निर्मम और तानाशाह था। उसके पुत्र ने उसके क्रूर व्यवहार का विरोध किया तो उसने उसे घर से निकाल दिया। स्टीयरफोर्थ ही एकमात्र ऐसा लड़का था जिस पर उसने हाथ उठाने की कभी हिम्मत नहीं की। एक एक चीज को रिस्पेक्ट टीचर आप अच्छे से कवर करके चलना और आप स्वयं आप क्वेश्चन बनाने का, फ्रेम बनाने का प्रयास करना, ठीक है। जहां जहां मुझे हैवी लगेंगे वहां मैं अपनी तरफ से स्वयं बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7, माई फर्स्ट हाफ एट सलेम हाउस, ठीक है। सो द डे बिगेन, अच्छा आई फॉरगॉट वंस अगेन आई फॉरगॉट। सो सलेम हाउस में प्रथम अर्ध सत्र प्रधान अध्यापक क्रीकल स्कूल में बैत लेकर चक्कर लगाया करते थे। उसके बैत की मार से लड़के कराहते थे। ट्रेडल्स हमेशा पीटता रहता था क्योंकि अक्सर वह दूसरों के लिए मार खाता था। क्रीकल डेविड से बहुत सख्ती करता था, लेकिन उसे एक फायदा था। जब कभी क्रीकल चलते चलते उसे बैत मारना चाहता तो उसकी पीठ पर लगा पोस्टर आड़े आ जाता। इस कारण पोस्टर हटा दिया गया। स्टीयरफोर्थ डेविड की बराबर रक्षा करता। उनकी घनिष्ठता प्रसिद्ध हो गई, यानी कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी काफी फेमस हो गई। किंतु डेविड को दुख था कि स्टीयरफोर्थ और अध्यापक मेल से घृणा करता था। एक दिन स्टीयरफोर्थ ने मेल से अभद्र व्यवहार किया तो मेल ने उसे छिड़का। स्टीयरफोर्थ ने उसे धृष्ट भिखारी कहा। इतने में प्रधान अध्यापक आ गया। उसने पूछा क्या मामला है, तो उसने धृष्ट भिखारी कहा। इतने में प्रधान अध्यापक आ गया। उसने पूछा क्या मामला है, अच्छा
अरे यार बार बार आई एम सॉरी टीचर, रिस्पेक्ट टीचर्स की ये दोबारा से एकदम से मतलब चक्कर से आ जाते हैं हर बीच बीच में। सो एनीवे फिर से रिपीट कर देता हूँ। इतने में प्रधान अध्यापक आ गया। उसने पूछा, क्या अध्यापक आया? जो स्टीयरफोर्थ को बहुत अच्छा लगा। एक दिन मिस पेगोटी और हेम डेविड को देखने आए। वे उसके लिए बढ़िया मछलियों का उपहार लाए थे। आखिरकार छुट्टियां आ गई और डेविड बार्किस की गाड़ी में बैठकर घर को रवाना हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैंने देखा है रिस्पेक्ट टीचर, बार्किस की गाड़ी का आप ध्यान रखिएगा। नाउ चैप्टर नंबर 8 की समरी शुरू करते हैं। माई हॉलीडेज स्पेशली वन हैप्पी आफ्टरनून। यानी कि घर आने पर डेविड ने अपनी माँ को बैठक में एक बच्चा गोद में लिए देखा। डेविड को यह देखकर माँ खुशी से उछल पड़ी। मर्डस्टोन और उसकी बहन जेन शाम तक के लिए बाहर गए थे। डेविड ने बच्चे को प्यार से खिलाया। रात को मर्डस्टोन और उसकी बहन के आने की आहट सुनते ही डेविड ऊपर चला गया, लेकिन जब वह नीचे उतरा तो उसने मर्डस्टोन से क्षमा मांगी, जिससे वह प्रसन्न हुआ। लेकिन जेन छुट्टियों का एक एक दिन गिनती थी। डेविड उससे बचकर ही रहता था क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ को ही भुगतना पड़ेगा। मर्डस्टोन के हुक्म से उसे कई घंटे बैठक में ही रहना पड़ता था। जब छुट्टियां खत्म हुई तो वह माँ और छोटे भाई का चुम्बन करके विदा हो गया। और अब चलते हैं हम लोग समरी नंबर 9 पर। आई हैव अ मेमोरियल बर्थडे। डेविड के जन्मदिन की सुबह डेविड के जन्मदिन की सुबह जब शीत कोहरा छाया था, उसे प्रधान अध्यापक की पत्नी ने बताया कि उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। चैप्टर 9 में ध्यान रखना रिस्पेक्ट टीचर, डेविड के जन्मदिन की सुबह जब शीत कोहरा छाया था तो उसे प्रिंसिपल की पत्नी ने बताया कि उसकी माँ की डेथ हो गई है और बच्चा सूखता जा रहा है। डेविड फूट फूट कर रोने लगा। दयावान मिसेज क्रिकल ने दिन भर उसे अपने पास रखा। सवेरे वह घर के लिए रवाना हो गया। यारमाउथ में मिस्टर ओमर ने उसके लिए काले वस्त्र तैयार किए और उसकी माँ का कफन भी बनवाया। ओमर ने डेविड को बताया कि उसका भाई भी मर चुका था। ओमर, उसकी पुत्री मिन्नी और उसका प्रेमी जोरम डेविड के साथ काले घोड़े वाली गाड़ी में बैठकर ब्लंडरस्टोन गए। घर पहुंचने पर मर्डस्टोन ने डेविड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी बहन का व्यवहार भी रूखा था। क्लारा के दफन के बाद पेगोटी ने डेविड को उसकी मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उसने डेविड को 1000 बार आशीर्वाद दिया था। काफी एकदम मार्मिक फीलिंग वाली बात आ गई एकदम से। ठीक है, जब हम किसी चीज को रिस्पेक्ट पढ़ते हैं ना बहुत डीप में जाके, लिटरेचर की खासियत यही है कि जब आप कभी नॉवल पढ़ेंगे ना और अपने आप में सच में आप डूब जाएंगे। स्पेशली मैं जेन ऑस्टिन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये तो है ही मार्मिक कहानी। और कभी आप हमारा वो 9th क्लास में जो चैप्टर है ना मुल्क राज आनंद जी का, वो मेले वाला बच्चा मेले में जाता है, एग्जैक्टली मुझे नाम है, द लॉस्ट चाइल्ड है, हाँ करेक्ट, वही बड़ी मार्मिक कहानी है। अपने आप को आप उससे अटैच कर लेंगे, दिल से पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम सभी अटैच हो जाते हैं। जेन ऑस्टिन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं मैं कि ग्रेड 1 में था उनका एक प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल। ठीक है तो कहीं ना कहीं वो आप पढ़ेंगे तो आप अटैच कर लेंगे उस चीज को अपने आप से। नॉट इवन जेन ऑस्टिन, किसी भी नॉवेल को अगर पढ़ेंगे ना या किसी पोइट्री को डीप में अगर एनालिसिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस एरा में पहुंच जाएंगे डेफिनेटली, कि फील आएगा कि हाँ यार वो कितना शानदार समा रहा होगा उस टाइम पीरियड पे, कितनी प्यारा दौर रहा है। लेकिन अब तो ये एनवायरनमेंट ही हमारा बहुत डैमेज हो चुका है यार रिस्पेक्टेड टीचर्स। एनीवे चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी कहानी। सो मेमोरियल बर्थडे हमारा हो गया। ओके डन। अब यहाँ से हमारी होगी चैप्टर नंबर 10 की समरी शुरू। आई बिकम नेग्लेक्टेड एंड आई एम प्रोवाइडेड फॉर। ठीक है, सो क्लारा की डेथ के बाद में पेगोटी को 1 महीने का नोटिस दे दिया गया था। मर्डस्टोन और उसकी बहन ने डेविड की पूर्ण उपेक्षा की। उसके भविष्य के बारे में केवल इतना कहा गया कि अब उसे स्कूल नहीं जाना है। जैसा कि हम अगर इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हमें पता है कि इनके फादर को जेल हो गई थी। ठीक है, डेप्टर वाले केस में, तो फिर अल्टीमेटली उनको जो स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर बाद में वो शू पॉलिस वाले उसमें आए, गरीबी के टच में आ गए। हम सब ने पढ़ा है काफी अच्छे से इस चीज को। तो सेम चीज बताई गई कि उनके फ्यूचर के बारे में केवल इतना कहा गया कि उसे अब स्कूल नहीं जाना है। पेगोटी ने यारमाउथ जाने का निश्चय किया। मिस्टर मर्डस्टोन ने डेविड को उसके साथ जाकर एक पखवाड़े रखने की अनुमति दे दी। यारमाउथ में मिस्टर पेगोटी और हेम ने उनका स्वागत किया। एमिली स्कूल से लौटकर आई। वह और भी अधिक सुंदर और प्रसन्न दिखने लगी। वह पूरे परिवार की लाडली थी। गाड़ीवान बर्किस पेगोटी के लिए उपहार लेकर आता रहा। बर्किस, पेगोटी, एमिली और डेविड एक दिन घूमने के लिए बाहर गए। रास्ते में गिरजे
में यानी कि रास्ते में गिरजे में बर्किस और पेगोटी का विवाह हो गया। पखवाड़ा पूरा हो जाने पर डेविड ब्लंडरस्टोन लौट आया। वहां उसे पुनः घोर उपेक्षा का सामना करना पड़ा। एक दिन मिस क्वीनियन मकान पर आया। मर्डस्टोन ने बताया कि वह मर्डस्टोन एंड ग्रीनबी फर्म के दारू के धंधे का प्रबंधक था और डेविड को काम पर रखने को तैयार था। अगले दिन डेविड क्वीनियन के साथ लंदन रवाना हो गया और चैप्टर 10 की समरी हमारी होती है यहां पर समाप्त। नाउ चैप्टर नंबर 11, आई बिगिन लाइफ ऑन माई ओन अकाउंट एंड डू नॉट लाइक इट। तो स्वावलंबी जीवन प्रारंभ किया जो पसंद नहीं आया। मर्डस्टोन एंड ग्रीनबी के शराब गोदाम में डेविड को खाली बोतलें धोने और भरी बोतलों को लेबल और कॉर्क लगाने का काम सौंपा गया। ये ध्यान रखना रिस्पेक्टेड टीचर, क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे। इस काम में उसके साथी मिकॉबर और मिली पोटेटोज थे। डेविड को प्रति सप्ताह 6-7 शिलिंग मिलते थे जो उसके लिए अत्यंत अपमानजनक था। मिस मिकॉबर के घर में उसके रहने की व्यवस्था की गई। मिस्टर और मिसेज मिकॉबर भारी कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। डेविड के दिन मुसीबत में कटते थे, लेकिन उसने पेगोटी को जो पत्र लिखे थे उसमें कभी भी इसका जिक्र मेंशन नहीं किया है। एक दिन मिकॉबर को कर्जों के कारण गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उसने डेविड को सावधान किया कि आय से कम व्यय करके वह सुखी रहेगा, किंतु आय से 1 शिलिंग भी अधिक व्यय करने पर संकट में पड़ेगा। उसके घर का सारा फर्नीचर भी बिक गया। मिसेस मिकॉबर भी पति के साथ रहने लगी, यानी कि मिसेस मिकॉबर भी पति के साथ रहने को जेल चली गई। डेविड के लिए पड़ोस में एक कोठरी का इंतजाम कर दिया गया। और इसी के साथ चैप्टर 11 होता है हमारा समाप्त, यानी कि इसकी समरी। चैप्टर 12 मेंशन किया गया है लाइकिंग लाइफ ऑन माय ओन अकाउंट, नो बेटर आई फॉर ग्रेट रिजोल्यूशन। कभी कभी रिस्पेक्टेड टीचर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में कि जितने भी चैप्टर हैं उनके नाम जरूर पता करके चलना, इसीलिए स्पेसिफिक मैं स्क्रीन पर आप सभी को नाम जरूर दिखा रहा हूं। नाउ चैप्टर नंबर 12, ठीक है, यानी कि महान निश्चय किया। जेल से मुक्ति के बाद मिकॉबर पत्नी सहित लंदन छोड़कर प्लायमाउथ चला गया। डेविड ने भी लंदन छोड़कर पेगोटी के पास चले जाने का निश्चय किया और पत्र लिखकर उसे एक अर्ध गिन्नी मंगवाई। सप्ताह का वेतन वह पेशगी ले चुका था, इसलिए शनिवार तक काम करके वह चुपचाप खिसक गया। फिर अपना बक्सा एक गधा गाड़ी पर रखकर डोवर कोच ऑफिस के लिए चल दिया। रास्ते में बक्से कार्ड लगाने के लिए उसने अर्ध गिन्नी का सिक्का मुंह में दबा लिया। गाड़ीवान ने उसकी ठुड्डी के नीचे घूसा मारा और सिक्का तथा बक्सा लेकर चंपत हो गया। डेविड रोता और हाफता हुआ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह जल्दी उसकी नजरों से ओझल हो गया। चैप्टर नंबर 13, द सीक्वल ऑफ माई रिजोल्यूशन। एक सेकेंड, ठीक है, लेकिन निश्चय का परिणाम। पहला दिन थककर चूर हुआ डेविड कैंट रोड पर मकान के दरवाजे की दहलीज पर बैठ गया। रात के 10 बजे थे और उसके पास सिर्फ अर्ध पैसे के 3 सिक्के थे। मगर वापस नहीं लौटने का पक्का इरादा था। रिस्पेक्टेड टीचर, एक छोटा सा इंटीमेशन और दे दूं कि ये जो माइक है मेरा, इसकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई। कभी अगर स्टोरी सुनाते समय अचानक से अगर वीडियो पॉज हो जाता है तो अपलोड जरूर होगा, क्योंकि हम लोग 10 चैप्टर कवर कर चुके हैं। और अगर गलती से वो पॉज हो जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि बस बैटरी बोल गई है। अगला वीडियो आएगा पार्ट 3 के रूप में, जिसमें हम कवर करेंगे। सो आज इसने धोखा दे दिया। एनीवे, एक डंडा बचा है, तब तक हम लोग कवर करते हैं अच्छे से। हम पढ़े जितना पढ़े उतना हमें समझ में आना चाहिए, बस पूरा मोटिव ये है। भले पार्ट 2 की जगह पार्ट 3 हो जाए, छोटी छोटी समरी है, ज्यादा बड़ी है नहीं। सो चैप्टर 13, द सीक्वल ऑफ माई रिजोल्यूशन, निश्चय का परिणाम। पहला दिन थककर चूर हुआ और डेविड कैंट रोड पर एक मकान के दरवाजे की दहलीज पर बैठ गया। रात के 10 बजे थे और उसके पास सिर्फ अर्ध पैसे की 3 सिक्के थे, मगर वापस नहीं लौटने का पक्का इरादा था। उसने अपना वेस्ट कोट 9 पेंस में बेच दिया और अपने पुराने स्कूल के पीछे घास के ढेर पर सो गया। दूसरा दिन डोवर जाने वाली सड़क पर 23 मील चलकर वह चैथन पहुंच गया। रास्ते में ब्रेड खरीद कर खाई। रात को चैथन की एक गली में घास ढकी बैटरी पर सो गया। तीसरा दिन जागने पर उसने महसूस किया कि बेहद थकान के कारण वह उस दिन आगे नहीं चल सकेगा। अपनी जैकेट बेचने को वह एक दुकान में गया। दुष्ट दुकानदार ने कई घंटे इंतजार करने के बाद बड़ी मुश्किल से 5 पेंस दिए।
डेविड 3 पेंस में नाश्ता करके लंगड़ाता हुआ अपने मार्ग पर 7 मील आगे आया और रात को एक घास के ढेर के सहारे सो गया। चौथा दिन पके सेबों के बगीचों से होकर आगे बढ़ा। उसे सैर करने वालों का डर था और एक कमरे में एक कसेरे ने उससे रकम छीनने की कोशिश भी की। 5वां दिन कैंटरबरी होकर गुजरा। 6ठा दिन डोवर पहुंच गया। पिता की आंटी मिस ट्रॉटवुड का पता जानने को कई जगह पूछताछ की। भाग्यवश उसे एक दुकान पर आंटी की नौकरानी मिल गई जो उसे आंटी के घर ले गई। डेविड का होलिया बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। बेट्सी बाहर आई तो उसे चले जाने को कहा, लेकिन उसने अपना परिचय दिया और अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। आश्चर्यचकित बेट्सी उसे घर के अंदर ले आई और कई बोतलों से थोड़ी थोड़ी उसके मुंह में डाली। एक सेकेंड, ठीक है। आश्चर्यचकित बेट्सी ने उसे अपने घर के अंदर लेकर कई बोतलों से थोड़ी थोड़ी उसके मुंह में डाली, फिर उसे नहलाकर आरामदेह बेडरूम में सुला दिया और कमरे का बाहर से ताला लगा दिया। बेट्सी का ख्याल था कि वह फिर भाग सकता है, ठीक है। सो इसीलिए रिस्पेक्ट से पहले कैरेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया था। एक एक चीज आप ध्यान के कवर करके चलना कि कहाँ गए थे वो, किसके, और बेट्सी का क्या रोल है यहाँ पर। माई आंट मेक्स अप हर माइंड अबाउट मी, चैप्टर नंबर 14। सो आंटी ने निश्चय किया, ये हमारे चैप्टर का नाम है। सवेरे नाश्ते के अवसर पर आंटी बेट्सी ने डेविड को बताया कि उसे मर्डस्टोन को पत्र लिख दिया था। उसने डेविड को मिस्टर डिक से मिलने के लिए कहा, जिसका असली नाम रिचर्ड बेडली था, जो अपने संस्मरण लिख रहा था। आंटी ने बताया कि डिक को लोग पागल समझते थे, जबकि वह पागल नहीं था। वे उसे अपने यहाँ रखकर उसकी देखभाल करती हैं। अगले दिन मर्डस्टोन और उसकी बहन आ गई। मर्डस्टोन ने कहा कि डेविड पारिवारिक संकट का कारण था, चिड़चिड़ा, विद्रोही, तेज मिजाज और आवारा बनेगा। आंटी ने डेविड से पूछा कि क्या वह पिता के साथ जाने को राजी है, तो डेविड ने उनसे प्रार्थना की उसे नहीं भेजे। आंटी ने डिक की राय मांगी। डिक ने कहा, सीधे जाकर उसके सूट का नाप दे दो। बेट्सी ने मर्डस्टोन से कहा कि डेविड को वह अपने पास रखेगी। भाई बहन चले गए। डेविड बहुत खुश हुआ। उसने आंटी का चुम्बन लिया और डिक से हाथ मिलाया। आंटी ने कहा कि वह उसे ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड कहेगी। याद रखना, आंटी ने कहा कि वह उसे ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड कहेगी। यस, चैप्टर नंबर 15, आई मेक अनदर बिगनिंग, दूसरी शुरुआत की। बेट्सी ने डेविड के साथ बहुत दयालु व्यवहार किया और उसे ट्रॉट कहकर पुकारने लगी। एक शाम उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह कैंटरबरी के स्कूल में जाना चाहेगा, और अगले दिन उसने कैंटरबरी ले गई। वहां वे एक वकील मिस विकफील्ड के घर गए। दरवाजा लगभग 15 वर्ष के लड़के ने खोला, जिसे आंटी ने यूरिया हिप कहकर पुकारा। आंटी ने विकफील्ड का बताया स्कूल डेविड के लिए उपयुक्त समझा, लेकिन उन्हें छात्रावास पसंद नहीं आया, यानी कि हॉस्टल। इसलिए विकफील्ड ने प्रार्थना की कि उसे घर रहने दे। विकफील्ड ने तब अपनी बिना मां की बेटी एग्नेस से उसका परिचय कराया। वह डेविड की उम्र की और प्रसन्न बदन थी। लौटते समय आंटी ने डेविड को उपदेश दिया, कभी तुच्छ काम न करो, कभी झूठ न बोलो, कभी निर्दयी नहीं बनो। डेविड ने उनका उपदेश हमेशा याद रखने का वादा किया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 की समरी पर, जिसका नाम है आई एम अ बिगनिंग, आई एम अ न्यू बॉय इन मोर सेंस देन वन। सो कई अर्थों में नया लड़का बना, जिसके इस चैप्टर के नाम का मीनिंग। अगले दिन विकफील्ड डेविड को उसके नए शिक्षक डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के पास ले गया। वह वृद्ध, सरल, मृदुभाषी, दयालु और मिलनसार था। उसकी पत्नी एनी सुंदर नवयुवती थी। स्कूल में 25 लड़के थे। मॉनिटर एडम्स ने डेविड का स्वागत किया। बहुत समय के बाद डेविड लड़कों के बीच आया था। उसे इतना कम ज्ञान था कि उसे सबसे निचली कक्षा में रखा गया। स्कूल से लौटकर डिनर के बाद वह अपनी पुस्तकें लेकर पढ़ने बैठ गया। एग्नेस ने पाठ याद करने में उसकी हेल्प की। कुछ ही समय में डेविड का मन स्कूल में रम गया। चैप्टर नंबर 17, समबडी टर्न्स अप। आंटी बेट्सी कई बार डेविड से मिलने कैंटरबरी आई। डिक हर तीसरे बुधवार को आता था। कुछ ही समय में डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से उसकी मित्रता हो गई। डेविड एक दिन यूरिया हीप के आग्रह पर उसके घर चाय पीने गया। तभी एक व्यक्ति ने दरवाजे पर आकर उसे पुकारा। वह मिकॉबर था। उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि डेविड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का छात्र था। डेविड की प्रार्थना पर मिकॉबर उसे सराय में ले गया, जहां वह पत्नी के साथ ठहरा था। मिसेज मिकॉबर डेविड को देखकर बेहद खुश हुई। उसने कहा कि उनके रिश्तेदारों ने उनकी उपेक्षा की, इसलिए उन्होंने लंदन जाने को उधार लिया था। अब वे होटल का बिल चुकाने को रकम आने के इंतजार में थे। दूसरे दिन शाम को यूरिया और मिकॉबर को
हाथ में हाथ लिए घूमते देखकर डेविड को अचरज हुआ। जब वह मिकॉबर दंपत्ति को आमंत्रण पर सराय में डिनर के लिए गया तो मिकॉबर ने यूरिया की बहुत प्रशंसा की। अगले सुबह डेविड को मिकॉबर का पत्र पाकर बहुत आश्चर्य हुआ, जिसमें लिखा था कि वह होटल का बिल नहीं चुका सका और एक प्रोनोट लिखकर जा रहा था। पति पत्नी को लंदन कोच में बैठकर जाते देख डेविड को तसल्ली हुई। हा हा हा। चलिए, चैप्टर नंबर 18 अ रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि अतीत का अवलोकन। बीते दिनों की याद करने पर डेविड को कुछ घटनाएं स्पष्ट रूप से याद आई। वह मॉनिटर एडम्स का बहुत सम्मान करता था। गिरजे में एडम्स का ध्यान मिस शेपर्ड की ओर रहा, जिसे वह चाहता था। वे डांसिंग स्कूल में मिलते और उसे उपहार देकर चूम लेता। लेकिन उनके बीच जोश तब ठंडा पड़ने लगा जब उसने मास्टर जोन्स को ज्यादा पसंद किया और डेविड पर मुंह बनाया। ग्रीष्म की एक संध्या को डेविड का एक कसाई से झगड़ा हो गया, जिसने उसकी खूब पिटाई की। एडम ने स्कूल छोड़ दिया और डेविड मॉनिटर बनाया गया। एग्नेस जवान हो गई। डेविड अपने ख्यालों में उसे बहन, मित्र और सलाहकार मानता था। जो भी उसके शांत तथा मधुर संपर्क में आते उनसे वह जीवन की वह यानी कि जो भी उसके शांत और मधुर संपर्क में आते उनके जीवन की वह देवदूत थी। 17 वर्ष की आयु में डेविड को 30 वर्षीय मिस लॉकिंसन से प्रेम हो गया। रिस्पेक्टेड टीचर, प्रीमियम क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि प्रेम प्रसंग की बात है तो ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ा गया क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूं। तो याद रखना, उनकी डेविड की उम्र कितनी थी? 17 साल। 17 साल की उम्र में डेविड को 30 वर्षीय मिस लॉकिंसन से प्यार हो गया। लॉकिंसन ने परिवार के घर उसने बॉल डांस में उसके साथ डांस किया और दोनों ने एक दूसरे को पुष्प उपहार भेंट की, यानी कि फ्लावर वगैरह जो एक्सचेंज होते हैं। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद एग्नेस ने डेविड को बताया कि मिस लॉकिंस का विवाह चैसल नामक व्यक्ति से होने वाला है, इसलिए कुछ समय तक डेविड उदास रहा। ठीक है भैया। अब अगर पानी पी लेता हूं रिस्पेक्ट टीचर। चैप्टर नंबर 19 हमारा शुरू होने वाला है। चैप्टर नंबर 19 आई लुक अबाउट मी एंड मेक अ डिस्कवरी। चलिए, मैं बैटरी की तरफ भी ध्यान दे रहा हूं रिस्पेक्ट टीचर बराबर की वो बोल नहीं जाए। चलिए, मैंने अपने को समझाता हूं और एक नई खोज करता हूं। जब डेविड ने स्कूल छोड़ा तो आंटी ने उसे छुट्टियां मनाने पेगोटी के पास जाने की सलाह दी। डेविड मिस विकफील्ड और एग्नेस से विदा लेने कैंटरबरी चला गया। उसने एग्नेस को बताया कि उसके पिता की शराब पीने की आदत बढ़ गई है, जिससे वह अपने काम के लायक नहीं रहे। यूरिया ने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। लंदन में डेविड गोल्डन क्रॉस में ठहरा। डिनर के बाद उसने कोवेंट गार्डन थिएटर से जूलियस सीजर नाटक और एक मूक अभिनय देखा। जब वह सोने जा रहा था तो उसने महसूस किया कि कॉफी रूम में बैठा युवक स्टीयरफोर्थ था और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। स्टीयरफोर्थ ने डेविड को बताया कि वह ऑक्सफोर्ड में छात्र था और अपनी मां से मिलने जा रहा था। उसने वेटर से कहा कि उसका सामान डेविड के बंगले वाले कमरे में ले जाए। उसने डेविड को सवेरे नाश्ते का न्योता दे दिया और इसी के साथ हमारा चैप्टर का 19 की समरी होती समाप्त। नेक्स्ट होते हैं स्टीयरफोर्थ्स होम। स्टीयरफोर्थ ने डेविड को उसके साथ 1-2 दिन हाईगेट में रहने का निमंत्रण दिया। डेविड ने उसकी सूचना आंटी को दे दी। स्टीयरफोर्थ की माता सुंदर प्रौढ़ महिला थी। उसने अत्यंत स्नेहपूर्वक डेविड का स्वागत किया। डिनर के अवसर पर डेविड ने पेगोटी और उसके संबंधियों के पास जाने के बारे में बताया और कहा कि स्टीयरफोर्थ भी साथ चलेगा तो खुशी की बात होगी। तो मां ने स्वीकृति दे दी। रिस्पेक्टेड टीचर, कहानी में ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। अब यहाँ ध्यान देना कि ये जाएगा तो साथ में लेके, लेकिन ससुरा किसी को लेके भाग जाएगा। देखते हैं अभी आगे और बात करेंगे इसके विषय में। लिटिल एमिली। चलिए, चैप्टर नंबर 21। एक हफ्ते बाद डेविड और स्टीयरफोर्थ यारमाउथ पहुंच गए। वहां एक रात सराय में बिताई। अगले दिन पेगोटी के घर जाते समय डेविड ओमर की दुकान पर गया, जिसका नाम अब ओमर एंड जोरम था। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन रिस्पेक्टेड टीचर। ओरम एंड जोरम। उसने बताया कि सुंदर नन्ही एमिली उसकी फर्म में शामिल हो गई है और ड्रेस बनाने में बहुत कुशल है। पेगोटी के घर पहुंचकर डेविड ने पेगोटी को चिढ़ाया
लेकिन पेगोटी ने उसे पहचाना तो दोनों की आंखों से खुशी के आंसू उमड़ पड़े। पेगोटी ने उसे बर्किस से मिलवाया, जो अब गठिया के कारण अपंग था। यानी कि कौन सा रोग हो गया था ये भी ध्यान रखना है, गठिया रोग हो गया था उसको, जिसकी वजह से अपंग हो गया। कुछ देर बाद स्टीयरफोर्थ आ गया। पेगोटी और बर्किस दोनों को वह अच्छा लगा। दोनों पेगोटी की नाव पर गए। वहां उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। एमिली लज्जा के कारण बेडरूम में जाकर छुप गई, यानी कि ब्लश करने शर्माने लगी। बुलाए जाने पर वह शर्माती सकुचाती आई। पेगोटी ने बताया कि एमिली हेम से शादी को राजी हो गई है। आधी रात को डेविड और स्टीयरफोर्थ विदा हो गए। सम ओल्ड सीन्स एंड सम न्यू पीपल, चैप्टर नंबर 22। सो कुछ पुराने दृश्य और कुछ नए लोग, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम। स्टीयरफोर्थ और डेविस उस क्षेत्र में एक पखवाड़े से ज्यादा रहे। कभी स्टीयरफोर्थ पेगोटी के पिता के साथ नौका विहार के लिए चला जाता, कभी डेविड अकेला ब्लेंडरस्टोन चला जाता। प्रवास की अंतिम रात विदा होने के बाद स्टीयरफोर्थ ने डेविड को बताया कि उसने एक नाव खरीद ली थी और उसकी अनुपस्थिति में मिस पेगोटी उसका स्वामी रहेगा। नाव का नाम दी स्टॉर्मी पेट्रेल से बदलकर लिटिल एमिली रख दिया गया था। प्रीमियम क्वेश्चन बनेगा, रिस्पेक्टेड टीचर ध्यान रखना। नाव का नाम दी स्टॉर्मी पेट्रेल से बदलकर लिटिल एमिली रख दिया गया था। वे डिनर के लिए सराय गए। वहां लिटिमर ने उन्हें बताया कि मिस मॉचर यारमाउथ में थी। उसने स्टीयरफोर्थ से बातचीत की। अपना बैग खोलकर उसने कुछ शीशियां, ब्रश, कंघी आदि निकाले। फिर स्टीयरफोर्थ के बालों को आतिशी शीशे से देखा और कहा कि उसके इलाज के बिना वह 12 महीने में गंजा हो जाएगा। तब उसने एक शीशी को द्रव में ब्रश से उसके सिर पर लगाया। उस रात जब डेविड बार्किस के घर पहुंचा तो हेम ने बताया कि अंदर एमिली अपनी गरीब सहपाठिन मार्था एंडल से बातें कर रही थी। पेगोटी भी वहां आ गया था। एमिली ने हेम से कहा कि मार्था लंदन जाना चाहती थी। हेम ने मार्था को अपना कैनवास बैग दे दिया और एमिली ने कुछ रकम। चैप्टर नंबर 23। आई कोरबोरेट मिस्टर डिक एंड चूज अ प्रोफेशन। चलिए भैया, व्यवसाय का चुनाव, जिसका मतलब है लिखा है यहां पर। नाउ स्टीयरफोर्थ और डेविड अगले दिन लंदन लौट आए। डेविड की आंटी उसे प्रॉक्टर बनाना चाहती थी। अब प्रॉक्टर का मीन्स क्या है मुझे पता नहीं, फिलहाल अभी सर्च करके अपडेट जरूर करूंगा मैं इसको। तो डेविड की आंटी उसे प्रॉक्टर बनाना चाहती थी। डेविड ने कहा कि वह प्रॉक्टर बनना तो चाहेगा, लेकिन अच्छा एक बार लिखा होता तो ठीक है, डॉक्टर, तो मुझे डॉक्टर का थोड़ा सा डाउट था, लेकिन ठीक है, डन डन डन, समझ गया मैं। तो डेविड की माँ डेविड ने कहा कि वह प्रॉक्टर बनना तो चाहेगा, लेकिन आंटी का खर्च कराना नहीं चाहता। आंटी ने कहा कि उसकी शिक्षा पर 1000 पाउंड खर्च होंगे और उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह बुढ़ापे में प्यारा बालक सिद्ध होगा तो वह सब भरपाई, यानी कि सब भर पाएंगी। अगले दिन मैसर्स स्पेनलो एंड, अच्छा आप समझ में आ गया रिस्पेक्टेड, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ में मतलब आ जाएगा उसका। जो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा था, प्रॉक्टर, ठीक है। थोड़ा सस्पेंस बना रहने दिए सो दैट कि आप लास्ट तक टिके रहेंगे। आई अंडरस्टैंड की आवाज थोड़ी फटे बांस की तरह आ रही होगी आपको, लेकिन रिस्पेक्टेड टीचर थोड़ा सा मैनेज करिए। समटाइम्स एग्जाम के रिगार्डिंग मुझे इतना विश्वास है कि कहीं से भी हमें कौन सा भी नेक्स्ट लेवल का अगर कंटेंट मिल जाता है या नॉर्मल कंटेंट मिल जाता है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम उस तक जरूर टिकेंगे। चलिए, तो इसी विश्वास को आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने दिन मेमर्स स्पेनलो एंड जॉर्किंस के कार्यालय में गए, तय हुआ कि डेविड जितनी जल्दी चाहे अपने 1 महीने का प्रोबेशन प्रारंभ कर दे। स्पेनलो उसे कोर्ट दिखाने ले गया। अब आपको हिंट मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद डेविड और आंटी उस मकान को देखने गए जिसके बारे में विज्ञापन छपा था। उसमें डेविड को 2 कमरों का फ्लैट पसंद आया और उसने किराए पर वो ले लिया और आंटी डॉवर लौट गई। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 24, माई फर्स्ट डिसिपिशन। सो पहली बार व्यसन, ठीक है। डेविड अकेलापन महसूस करने लगा तो तीसरे ही दिन स्टीयरफोर्थ से मिलने पैदल हाईगेट चला गया। डेविड के आमंत्रण पर अगले दिन स्टीयरफोर्थ अपने मित्रों के साथ उसके निवास पर डिनर के लिए आया। मित्र प्रसन्न प्रकृति के थे, यानी कि काफी चिल करने वाले। सब ने शराब और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। फिर सब थिएटर में नाटक देखने गए। डेविड ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उसे खड़े रहने में कठिनाई हो रही थी। थिएटर के भीतर उसे ऐसा लगा मानो सारी इमारत तैरना सीख रही हो। लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। तब उसने अपने आगे की सीट पर एग्नेस बैठी हुई देखी।
डेविड उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने चुप रहने को कहा। एग्नेस उसके व्यवहार से परेशान हुई और उसे घर लौटने को बोली। घर लौटने पर स्टीयरफोर्थ ने उसे कपड़े बदलने में हेल्प की। अगले दिन डेविड को काफी लज्जा की वेदना हुई और बहुत पछतावा, यानी काफी शर्म सा फील कर रहा था। ठीक है ना, अब तुम दारूबाज बनोगे तो कैसे तुम्हें कोई पसंद करेगा यार। एनीवे, चैप्टर नंबर 25, गुड एंड बैड एंजल्स, अच्छे और बुरे देवदूत। सो डेविड को अगले दिन मालूम हुआ कि एग्नेस हॉलबर्न में अपने पिता के एजेंट वाटरब्रुक के घर ठहरी थी। एग्नेस ने उसे बुलवाया। उससे मिलने पर डेविड ने शर्म के आंसू बहाए और कहा, ये तो नौटंकीबाज हो गई यार, ठीक है, दारू पीने के बाद रो रहा है, हाँ ठीक है। एनीवे, ये तो नॉवेल है रिस्पेक्ट टीचर, समटाइम्स मन की फीलिंग्स बाहर आ जाती है। एनीवे, आप इस चीज को थोड़ा अदर वे में नहीं लीजिएगा। सो डेविड ने शर्म के आंसू बहाए और कहा कि वह इसको एक मित्र देवदूत के रूप में देखता है। एग्नेस ने उसे उसके बुरे देवदूत स्टीयरफोर्थ से सावधान किया। डेविड उसे विश्वास दिलाया, कहाँ गए, एक सेकेंड। डेविड ने उसे विश्वास दिलाया कि उसे स्टीयरफोर्थ का गलत आकलन किया था। एग्नेस ने उसे प्रार्थना की कि उसके पिता की खातिर वह यूरिया से मित्रता का व्यवहार करे। वाटरब्रुक के निमंत्रण पर डेविड उनके यहाँ डिनर के लिए गया तो वहां यूरिया हिप और टॉमी ट्रेडल्स भी थे मिले। जब डेविड विदा हुआ तो यूरिया उसके पीछे पीछे चल दिया। डेविड को वह पसंद नहीं आया, लेकिन एग्नेस की बात याद करके वह उसे अपने घर कॉफी पिलाने ले गया। जब यूरिया ने एग्नेस के प्रति प्रेम दर्शाया तो डेविड का मन उसकी गर्म चिमटे से पिटाई करने को हुआ, लेकिन उसने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। यूरिया ने बताया कि एग्नेस अभी तो उससे प्यार नहीं करती, किंतु वह उसके पिता के लिए उपयोगी है, इसलिए समय आने पर उससे प्यार करने लगेगी। रात का 1:30 बज चुका था। यूरिया आतिशदान के सामने पढ़कर सो गया और अगले दिन नाश्ते के पहले ही चला गया। और इसी के साथ रिस्पेक्टेड टीचर हमारी बैटरी बोल गई। तो 25 चैप्टर हमने कवर कर लिए, और अगर आवाज आ रही होगी तो हम 25 के बाद रिस्पेक्टेड टीचर आगे के चैप्टर हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम में, और आई प्रॉमिस कि अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी कि इतना आपको डिस्टर्बेंस हुआ। पार्ट 2 तक का वादा था, पार्ट 3 तक खींचने के लिए आई एम वेरी सॉरी। सो बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।